हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। और जिस तरह वहाँ पहले सीए एनआरसी में जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई, उनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें दारापुरी साहब भी हैं, सदफ जाफ़र भी हैं और कई लोग हैं, प्रोमिनेंट लोगों को वहाँ पे पहले गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उनकी जायदादें कुर्की की जा रही है, उन पर वहाँ जो संपत्ति नष्ट हुई थी उसका इल्ज़ाम उन पर आयद किया गया है। पहले उनको दबाने की कोशिश हुई, तो ये सिलसिला पूरी स्टेट में हुआ। अब सूरत हाल ये है कि अब दलितों का नंबर आया है। दलितों के साथ पहले भी अत्याचार होते रहे उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस वक्त जो भयानक रूप उसने लिया है वो ऐसा है कि उस पर पूरी इंसानियत शर्मसार है। मनीषा को दुनिया से जाए हुए 3 दिन हो चुके हैं और इन 3 दिनों में लगातार सड़कों पर एहतजाज जारी है, क्योंकि मनीषा वो नाम है जो आंखों से हटता नहीं और जो दर्द उस बेटी ने महसूस किया होगा वो हर कोई अब महसूस कर रहा है। सड़कों पर एहतजाज जारी है, लगातार सड़कों पर उतर रहे लोगों की आवाज़ें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दबाई भी जा रही हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए इसी पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सदर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा, सर, मनीषा के साथ जो दरिंदगी हुई और उसके बाद जो योगी आदित्यनाथ की प्रशासन का चेहरा आया है, उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश इस वक्त में एक ऐसी स्टेट बन गई है जहाँ कोई कानून नहीं है, कोई इंसानी हुकूक नहीं है वहाँ पे, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। और जिस तरह वहाँ पहले सीए एनआरसी में जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई, उनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें दारापुरी साहब भी हैं, सदफ जाफ़र भी हैं और कई लोग हैं, प्रोमिनेंट लोगों को वहाँ पे पहले गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उनकी जायदादें कुर्की की जा रही है, उन पर वहाँ जो संपत्ति नष्ट हुई थी उसका इल्ज़ाम उन पर आयद किया गया है। पहले उनको दबाने की कोशिश हुई, तो ये सिलसिला पूरी स्टेट में हुआ। अब सूरत हाल ये है कि अब दलितों का नंबर आया है। दलितों के साथ पहले भी अत्याचार होते रहे उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस वक्त जो भयानक रूप उसने लिया है वो ऐसा है कि उस पर पूरी इंसानियत शर्मसार है। कि आप देख रहे हैं लगातार एक के बाद एक कई वाक़यात सामने आ रहे हैं, जिसमें दलितों की बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ, बहनों के साथ और छोटी छोटी कम उम्र की बच्चियों के साथ जिस तरह बलात्कार हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है। उसके बाद फिर बलात्कार के बाद उनको मार दिया जाता है, उनकी शक्ल बिगाड़ दी जाती है। और उसके बाद होना ये चाहिए कि ऐसे लोगों को पुलिस फ़ौरन ही टैप करे, उनको गिरफ्तार करे, उनके खिलाफ कार्रवाई करे, मुकदमा चलाए, लेकिन उसके बजाय वो उनको बचाने की कोशिश कर रही है। आप देखिए, इसमें ये जो हाथरस का वाक़या है, इस वाक़े में एक पहलू ये सामने आता है कि लगातार पुलिस ये डिनाई करती रही कि उस बच्चे के साथ में रेप हुआ, यहाँ तक कि जब उसको होश आया और उसने ये कहा कि हाँ मेरे साथ रेप हुआ है, तो उसके बाद ये बात सामने आई पब्लिक के। लेकिन अभी भी पुलिस ये कह रही है कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है वो रिपोर्ट ये बता रही है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। अब अगर आप 8 दिन बाद उसका फॉरेंसिक टेस्ट करवाएंगे तो उसमें और आप क्या तवक्को रख सकते हैं? फ़ौरन ही टेस्ट होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह के और वाक़यात में हुआ है, जिस तरह योगी सरकार ने पहले माइनॉरिटीज़ को, अक़लियतों को निशाना बनाया, अब दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। फिर हाथरस के वाक़े की आवाज़ अभी दबी नहीं थी कि बुलंदशहर में हो गया, बुलंदशहर से बाद में बलरामपुर में हो गया, फिर भदोही में हो गया, फिर अब आजमगढ़ में हो गया। तो ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि वहाँ कोई कानून ही नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि जो साहब इस वक्त वहाँ गद्दी पे विराजमान है, उनका पूरा आप अतीत जायज़ा लेकर देखेंगे तो वो ऐसा ही है। जो आदमी सरेआम ये कहता है कि हम मुसलमानों की बेटियों की लाशों को कब्रों से निकाल के उनके साथ बलात्कार करेंगे, उस आदमी से और क्या तवक्को कर सकते हैं आप? जो आदमी ये कहता है कि हम जो है ठोक देंगे, मार देंगे, पीट देंगे, उसके साथ और क्या तवक्को की जा सकती है? जिस आदमी ने शुरू में आते से ही जो है मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, अब दलितों को निशाना बना रहा है। तो ये एक अगर मुजरिम लोग सत्ता में आके बैठ जाएंगे, जो दोषी लोग हैं, जिनके खिलाफ खुद कई मुकदमा चल रहे थे, अगर ऐसे लोगों को आप लाके बिठा देंगे सत्ता में तो ऐसा ही हाल होगा जो इस वक्त हो रहा है। तो हमारा मानना यह है कि अजय कुमार बिष्ट की जो सरकार है उसको बर्खास्त होना चाहिए फ़ौरन। वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन में नाकाम रही है, वो लोगों की जान माल इज्जत आबरू की रक्षा नहीं कर सकती। उस सरकार को ख़त्म करना चाहिए और वहाँ नया इलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि ये भी देखा गया है जैसे कि प्रशासन का रवैया सामने आया है,
आधी रात में जाकर के पेट्रोल डाल करके बच्ची के शव को जलाने में तेजी दिखाई, और फिर डीएम का जिस तरीके से वीडियो आया कि मीडिया आज है कल नहीं होगा, आपको हमारे हिसाब से चलना चाहिए, जो परिवार को धमकाया जा रहा है उसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जो भी इस वक्त घटनाएं हुई हैं, ख़ास करके हाथरस की घटना है, ये बहुत ही ज़्यादा हृदय विदारक है, बहुत ही निंदनीय है। और इसमें जो सरकार है, सरकार के साथ साथ जो प्रशासन है, प्रशासन ने तो सारी हदें पार कर दी हैं। लोगों को वहाँ इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं, लोगों को धमकाया जा रहा है, यानी कि लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या हो रही है, संविधान का गला घोटा जा रहा है। जो आदमी को ये आज़ादी थी कि कम से कम उसके ऊपर कोई अगर केस होता है कोई उसके साथ, तो वो उसका मुकदमा कर सकता है, वो भी दबाया जा रहा है। और यहाँ तो बिल्कुल हद ये हो गई कि रात में पेट्रोल डाल के आपने जला दिया गया। जो सरकार बनती है धर्म के नाम पर, चाहे वो दिल्ली की सेंटर की गवर्नमेंट हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, इन्होंने हिंदुत्व और धर्म की बात की थी, और इन्हें यही नहीं पता है कि रात में कोई अंतिम संस्कार नहीं होता है, या अंतिम संस्कार तो छोड़िए, पेट्रोल डाल के जला दे रहे हैं लाश को। इनको ये पता होना चाहिए कि अविवाहिता जलाई नहीं जाती है, लेकिन उसको भी जलाया जा रहा है। ये कुल मिला के कुलदीप सेंगर वाले लोग हैं, ये चिन्मय आनंद वाले लोग हैं। जिस तरह से कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए उसके पूरे परिवार को साफ कर दिया गया, उसी तरीके से एक बलात्कारी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको कठुआ याद होगा, कठुआ में इन्होंने क्या किया, बलात्कारियों के फेवर में तिरंगा रैली निकाली है। ये बलात्कारियों की सरकार है। पूरे प्रदेश के अंदर धनाधन बलात्कार हो रहे हैं, धनाधन हत्याएं हो रही हैं, पूरी चरम पर जंगल राज है, जहां जिस तरह से चाहें ये कर सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं, कोई इनको बोलने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा अब नहीं चलेगा। आज जंतर मंतर पे इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने इकट्ठा होकर इस बात का मुजाहरा किया है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के ताल्लुक़ से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग पूरी तरीके से इसके ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ेंगे। अभी हम विज़िट करने वाले हैं उन जगहों पर, और जिस तरह से भी हो सकता है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इसकी एक तो निंदा करती है, भर्त्सना करती है, और ये ऐलान करती है कि हर जुल्म के ख़िलाफ़ हम लोग खड़े रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा। देश के प्रधानमंत्री बेटियों की बहुत ज़्यादा हिफाजत करते हैं, 3 तलाक पर मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं, और जब हाथरस में ये घटना सामने आती है तो एक ट्वीट भी करना लाजमी नहीं समझा है देश के प्रधानमंत्री ने? देखिए, जैसा कि अभी आपके सामने बात सामने आई कि किसी रेपिस्ट के समर्थन में रैलियां निकलती हैं, जहां कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद जैसे मिनिस्टर सरकारों में बैठे हों, वहां पर रेपिस्टों को जहां पे संरक्षण दिया जाता हो, आप उनसे क्या तवक्का कर सकते हैं, आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? ऐसे सभ्य समाज में एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री को सबसे पहले तो माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो व्यवस्था, वो प्रोटेक्शन जो महिलाओं को जो सुरक्षा देनी चाहिए थी, उसमें वो विफल हैं, वो फेलियर हैं उसमें। वो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। कितनी तकलीफ़ की बात है, आप ज़रा उस विक्टिम का आप ज़रा सुनेंगे तो कितना आपको दर्द महसूस होगा कि न सिर्फ उसके साथ रेप हुआ, उसकी कमर तोड़ी गई, उसके बाल नोचे गए। मतलब आप ऐसी सुन के आपकी रूह कांप जाती है। वहाँ पर प्रधानमंत्री एक मतलब क्या कहते हैं, उस परिवार वालों के साथ एक क्या कहते हैं, सहानुभूति वाले लफ्ज़ नहीं बोल पाते हैं। तो ये सभ्य समाज और एक डेमोक्रेटिक कंट्री का ये नहीं है। ऐसे समय में तो मुख्यमंत्री को रिजिग्नेशन देना चाहिए था, माफ़ी मांगनी चाहिए थी। जहाँ पर गौशाला बनाई जा सकती है, जहाँ जानवरों को प्रोटेक्शन दी जा सकती है, वहाँ महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा की बात नहीं होती है, कोई बात नहीं करता है। ये केसेस कोई नए नहीं हैं, ये पिछले 2-3 सालों से हम देखते जा रहे हैं कि केसेस आ रहे हैं, उठते हैं फिर दब जाते हैं, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं प्रदान की जाती, कोई बात नहीं की जाती। इसके पीछे रीज़न क्या है? यहाँ पे एक एंगल कास्ट का भी है। आप ये देखिए कि हाल फिलहाल में जितने भी एनकाउंटर्स हो रहे हैं, वो किन के एनकाउंटर्स हैं? या तो वो मुस्लिम्स हैं या वो दलित्स हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ उन्हीं के फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं? इसके पीछे कास्ट वाला रीज़न है। सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि हमने 2012 का दौर देखा था, निर्भया वाला दौर, और आज ये एक मूवमेंट देख रहे हैं जो खड़ा होने की कगार पर है। क्या लगता है, क्योंकि 2012 के निर्भया कांड से कांग्रेस की सरकार चली गई थी, और अब जो लगातार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इस मूवमेंट से किस तरीके की आगे की? देखिए, 2012 में आप जानते हैं कि पब्लिक खड़ी हुई, सिविल सोसाइटी खड़ी हुई। हुकूमत ने, उस वक्त जो भी हुकूमत थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसने ये महसूस किया कि जो कुछ हुआ गलत हुआ। उसके बाद
जस्टिस वर्मा की क़ियादत में एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने एक कानून बनाया, निर्भया के बाद एक कानून बना, रेप के सिलसिले में सख्त कानून बनाया गया। ये सरकार तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस सरकार में सिर्फ रेपिस्टों की बात नहीं है, जो सीए एनआरसी के लिए जो लोग खड़े हुए थे उनके साथ क्या किया, दिल्ली के दंगे करवाए, जिन लोगों ने करवाए वो लोग तो सुरक्षित है, उनके खिलाफ एफआईआर तक नहीं होती है। और जिन लोगों का कोई रोल नहीं है उसके अंदर, जो लोग यहाँ पर एक संवैधानिक तरीके से उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको उठाकर उसे जोड़ दिया जा रहा है। उमर खालिद को जोड़ दिया गया, खालिद सैफी को जोड़ दिया गया, सफूरा जरगर को जोड़ दिया गया, मीरान हैदर को जोड़ दिया गया, और अब अपूर्वानंद को जोड़ा जा रहा है, योगेंद्र यादव को जोड़ा जा रहा है, हर्ष मंदर को जोड़ा जा रहा है। तो एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, हमारे फैसलों को चुनौती देंगे, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। फिर यही कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में, यही कुछ हो रहा है कर्नाटक में। जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ दादागिरी चल रही है, वहाँ तानाशाही चल रही है, वहाँ हमने जो फैसला कर दिया वो आखिरी पत्थर की लकीर है। जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर कानून पास किए गए हैं, अभी आपने देखा हुआ विपक्ष बाहर निकला हुआ है, वो विपक्ष मुखालिफत कर रहा है, विपक्ष बाइकाट कर रहा है राज्यसभा का, और उसमें धड़ाधड़ मजदूरों के खिलाफ और फार्मर्स के खिलाफ कानून मंजूर किए जा रहे हैं। जो राज्यसभा का जो रूल है, उस रूल की धज्जियां बिखारी जा रही है और इस तरह पास कर दिए जा रहे हैं। कोई वॉइस वोट नहीं होता है, आवाज़ के बुनियाद पे वो पास कर लिया गया। तो जाहिर बात है कि पब्लिक तो देखिए बहुत दिन तक बर्दाश्त कर लिया पब्लिक ने, बहुत दिन तक आपने बेवकूफ़ बना दिया लोगों को कि भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बहुत दिन तक आपने बेवकूफ़ बना दिया अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन तो नहीं आए। हमारा जीडीपी गिर के कहाँ चला गया? दुनिया के सबसे नीचे पाताल में चला गया, 23% नीचे चला गया। हमारी ये जो कुछ कोरोना के अंदर आपने जिस तरह कोरोना को टैकल किया, उसमें कितने लोग बेरोजगार हो गए, बेरोजगारी बिल्कुल निचली सतह पे चली गई है। फिर आप देख रहे हैं कि जिस तरह कितने अब अमेरिका से हमारा मुकाबला हो रहा है, हम ज़्यादा है, वो ज़्यादा है कोरोना के मामले में। ऐसा लगता है कि खुदा ना खास्ता हम उसे आगे बढ़ जाएंगे। तो आप तो कह रहे थे कि 23 दिन में हम भगा देंगे, आप ताली बजा रहे थे, आप जो है बर्तन ठोक रहे थे, और क्या अब इस तरह भगा देंगे? तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर आपने देखा कि जिस तरह जो माइग्रेंट वर्कर के साथ जो कुछ हश्र किया गया, तो वो हमारे सामने है। अब सूरत हाल ये है कि सीए एनआरसी वगैरह के साथ जो कुछ हुआ, अब हमारी जो न्यायपालिका है, हमारी जो अदालतें हैं, उनसे हम ये तवक्को रखते हैं कि अगर सरकार से कोई आदमी नाराज़ हो तो अदालत से वो इंसाफ पाएगा। अब अदालतें जिस तरह से उसके साथ एग्जीक्यूटिव के साथ खड़ी हो रही है, कंप्रोमाइज़ कर रही है। अभी चंद दिन पहले, 2 दिन पहले जो है बाबरी मस्जिद के जो लोग तोड़ने में, शहीद करने में शामिल थे, उनको सबको एक्विटल मिल गया। तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? तो ये लोगों का गुस्सा जो है आज निकल कर सामने आया है, और ये सिर्फ बलात्कार का मामला नहीं है, ये सब चीज़ें शामिल है आज केस में, जिसमें सब लोग सब मामले को लेकर मैदान में उतरे हैं। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सदर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब मेरे साथ मौजूद थे, और साफ तौर पर ये कहना है कि किस दशा में लेकर के जाया जा रहा है देश की जनता को, जहां हर किसी की आवाज़ को कुचल देना ये सरकार चाहती है, क्योंकि सत्ता नहीं चाहती कि विपक्ष खड़ा हो, और विपक्ष खड़ा हो गया तो यकीनन हवा बदलेगी। और उस हवा से इतना खौफ है कि जो लगातार हाथरस की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां भाजी जा रही हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है।